नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 70 में आज बात करने वाले हैं गुप्त काल के कर, भूमि के प्रकार, उद्योग और व्यापार। एक साथ छोटा सा एक लेक्चर कवर किया है। विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार की भूमियां, उद्योग और व्यापार से संबंधित कुछ फैक्ट्स। भूमि कर को भाग कहते थे। गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहते थे। कुल उत्पादन का 1/6 से 1/4 भाग कर वसूला जाता था, जो काफी ज्यादा था। 1/6 मतलब 16.66% और 1/4 मतलब 25%। 16.66% से लेके 25% तक टैक्स वसूला जाता था भूमि कर, जिसको बोलते थे भाग। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। भूमि संबंधी जो टैक्स थे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई थी, किंतु व्यापार वाणिज्य संबंधी करों की संख्या में कमी आई थी। अगर व्यापार वाणिज्य से संबंधित टैक्सेस की संख्या में कमी आती है तो निश्चित तौर पे इसका क्या मतलब है? व्यापार व्यवसाय फला फूला होगा। गुप्तों का पहले जो चलता था व्यापार, वो रोम से बहुत व्यापार होता था, है ना। रोम से बहुत ज्यादा व्यापार होता था, इस समुद्री रास्ते से भी, ठीक है। लेकिन इसी समय रोम का विभाजन होने, गुप्त काल के समय ही रोम का विभाजन होने से वहां व्यापार में गिरावट आई। रोम के व्यापार में गिरावट आई, अतः गुप्तों ने रोम से व्यापार पर रोक लगा दी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्तकालीन करों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन गुप्तास। गुप्तकालीन करों के प्रकार, इसमें 8 प्रकार मैंने डिस्कस करे हैं। विदक भागम, भाग, भोग, उद्रंग, अपरिकर, बलि, प्रत्याय भूतावात और शुल्क, ठीक है। एक एक देखते चलते हैं और फिर उसको कोडिंग से अपन डाल देते हैं। दोस्तों कोडिंग बहुत बढ़िया प्रभावी तरीका है, देखेंगे। विदक भागम का अर्थ है सिंचाई कर, अर्थात गुप्त काल में जो सिंचाई की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जा रही है, नहरों के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा, उस पर भी सरकार कर ले रही है, जिसको सिंचाई कर बोला गया है और उसको बोलते थे विदक भागम। विदक भागम। फिर दूसरा भाग, जिसकी चर्चा अभी ऊपर करी थी, भूमि कर कहलाता है 1/6 से 1/4 तक। तीसरा है भोग। भोग है मतलब ऐच्छिक रूप से राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल और सब्जियां और दूसरे उपहार। भोग, राजा को भोग लगाते थे, ऐच्छिक रूप से जनता उपहार लेके जाती थी, फल सब्जियां, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो ये सब लेके जाते हैं। उद्रंग, स्थायी काश्तकारों से जो स्थायी जो किसान थे, बड़े किसान थे, उनसे लिया जाने वाला जो कर कहलाता था वो कहलाता था उद्रंग। अपरिकर, अपरिकर अर्थात जो अस्थायी कृषक हैं, किसी साल खेती कर ली, किसी साल मजदूरी कर ली, कभी खेती नहीं हुई, तो अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर कहलाता था अपरिकर। बलि, बलि जो होता था वो धार्मिक कर कहलाता था, धर्म पे लगने वाला टैक्स, धार्मिक कार्यों पे लगने वाला टैक्स, बलि। प्रत्याय भूतावात, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने, प्रत्याय मतलब प्रति आय, प्रति आय मतलब आयात होना, प्रति आय भूतावात, तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर, आज के हिसाब से बोले तो इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। और फिर शुल्क, शुल्क में 2 प्रकार के शुल्क थे, सीमा शुल्क और विक्रय शुल्क। तो ये 8 प्रकार के कर हैं दोस्तों, इनकी कोडिंग देखिए, है ना। भाभो विदक कर अप हुई, उद्दंड भूत की बलि शूल की। एक सीरियल आता था कोई सा राजस्थानी में, भाभो, भाभो मतलब मां होता है शायद, तो भाभो विदक कर अप हुई, उसका माइंड अपसेट हो गया, तो भाभो विदक गई, विदक गई मतलब उसका दिमाग मगजमारी हो गई, एकदम दिमाग उसका सरक गया, एकदम अपसेट हो गई। बिदकना मतलब सीधे रास्ते से कहीं हट जाना, दिमाग का हट जाना। तो भाभो विदक कर अप हो गई, अपसेट हो गई, और उसने उद्दंड भूत की बलि जो है वो वसूल की या शूल की, ठीक है। तो भाभो विदक कर अप हुई और उसने उद्दंड भूत की बलि शूल की। तो भा से मतलब है भाग, भो से मतलब है भोग, विदक मतलब है विदक भागम, कर मतलब ये सारे कर हैं गुप्त काल के, कर मतलब इसीलिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा है कर। अप का मतलब है अपरिकर, उद्दंड का मतलब है उद्रंग, भूत का मतलब है प्रत्याय भूतावात, बलि का मतलब है बलि और शूल का मतलब है शुल्क। तो भाभो विदक कर अपसेट हो गई, अप हुई, और उद्दंड भूत की बलि उसने वसूल की, उद्दंड भूत की बलि वसूल की, ठीक है, याद करिएगा दोस्तों।
इस काल में जो करों का भुगतान होता था, टैक्स का जो पेमेंट होता था, टैक्स का जो भुगतान होता था, वो या तो अन्न के रूप में करते थे किसान, जिसको बोलते थे मेय। ये शब्द याद रखेंगे, मेय। अन्न के रूप में करते थे या नगद के रूप में करते थे, जिसको बोलते थे हिरण्य। वैसे हिरण्य का मतलब सोना भी होता है। वैदिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में हिरण्य है ना, सिंधु नदी को हिरण्य गर्भा बोला गया है क्योंकि सिंधु नदी में सोने के कण पाए जाते थे। तो नगद को नगद या हिरण्य के रूप में दिया जाता था, अन्य या मेय के रूप में दिया जाता था, नगद या हिरण्य के रूप में टैक्स दिया जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्तकालीन भूमियों की। भूमियां जो हैं वो 7 प्रकार की डिस्कस करी हैं यहां पे। अग्रहार, क्षेत्र, वास्तु, खिल, अपरहत, गोचर और अप्रदा। देखते हैं अग्रहार, पहले पढ़ चुके हैं। अग्रहारिक, दान विभाग का प्रमुख अग्रहारिक, इसके पहले वाले लेक्चर में नहीं देखा है तो वो देखिए जाके लेक्चर। अग्रहारिक, ब्राह्मणों तथा मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि, धार्मिक तथा शैक्षणिक कार्यों हेतु। वो कौन सी कहलाती थी? अग्रहार एक भूमि का प्रकार है गुप्त काल में। क्षेत्र, क्षेत्र खेत का पर्यायवाची है, तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि क्षेत्र। वास्तु, वास्तुकला कहां लगाते हैं अपन? मकानों में लगाते हैं, घरों को बनाने में, तो मकान निर्माण के लिए भूमि कहलाती थी वास्तु। खिल, खिल का मतलब है न जोती जा सकने वाली भूमि, बंजर भूमि, चट्टानी भूमि। न जोती जा सकने वाली भूमि को क्या बोलते थे? खिल। अपरहत, प्रहत मतलब जिसमें प्रहार नहीं किया गया है, मतलब कुदाली का प्रहार नहीं किया गया है या हल का प्रहार नहीं किया गया है, मतलब बिना जोती हुई जंगल की भूमि। अपरहत, अगर शब्दों को समझेंगे दोस्तों तो सब समझ में आएगा। अपरहत। गोचर, चरागाह भूमि जहां पे गायें चरती हैं। और अप्रदा मतलब विवादास्पद भूमि। अप्रदा मतलब विवादास्पद भूमि। इसका भी एक कोडिंग करी हुई है गुप्तकाल की भूमियों की। क्षेत्र वास्तु से खिल प्रदा, क्षेत्र जो है वो वास्तु से खिल गया, क्षेत्र वास्तु से खिल प्रदा। अपरहत, गोचर, हार, क्षेत्र वास्तु से खिल प्रदा, क्षेत्र वास्तु खिल और अप्रदा। तो क्षेत्र वास्तु से खिल प्रदा, अपहरत, गोचर, हार। गुप्त काल में ये सभी होवें भूमि प्रकार। गुप्त काल में ये सभी होवें भूमि प्रकार। तो क्या हो गया? क्षेत्र वास्तु से खिल प्रदा, क्षेत्र जो है वो वास्तु से खिल गया है। अपहरत, गोचर, हार, गुप्त काल में ये सभी होवें भूमि प्रकार। तो बढ़िया हो गया, क्षेत्र वास्तु खिल, अप्रदा, अपहरत, गोचर भूमि और जो है हार का मतलब क्या हो गया? अग्रहार। ठीक है, तो ये भूमियां हो गई। अब कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था गुप्त काल में? कृषि था, जो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती थी कृषि। ठीक है, उद्योगों में सबसे प्रमुख उद्योग था जो वो कपड़ा उद्योग था। और व्यापारियों की समिति क्या कहलाती थी? निगम। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं मौर्य काल की शुरुआत में भी। व्यापारियों की समिति को क्या बोलते थे? निगम। और उस निगम का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। श्रेष्ठी को व्यापारी भी बोला गया है साधारण भाषा में। जब अशोक जो है वो पाटलिपुत्र से उज्जैन जा रहे थे विद्रोह को दबाने के लिए, तो बीच में रास्ते में विदिशा पड़ा था और विदिशा में शाम हो गई थी, तो वो श्रेष्ठी के यहाँ रुके थे। श्रेष्ठी मतलब व्यापारी के यहाँ रुके थे। और उसकी पुत्री जब उनको भोजन परोसने आई तो उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने श्रीदेवी नामक पुत्री से विवाह कर लिया था, विदिशा के श्रेष्ठी की। क्लियर है बात? तो श्रेष्ठी मतलब व्यापारी भी होता है। तो व्यापारियों की समिति निगम, निगम का प्रधान कौन कहलाता है? श्रेष्ठी। और व्यापारियों का समूह क्या कहलाता है? सार्थ। और समूह का प्रधान कौन कहलाता है, या सार्थ का प्रधान कौन कहलाता है? सार्थवाह। पीएससी 2017 या 18 में सार्थवाह आ चुका है, सार्थवाह। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आने वाली चीजें हैं सारी। व्यापारियों की समिति क्या कहलाती है? निगम। निगम का प्रधान कौन कहलाता है? श्रेष्ठी। फिर व्यापारियों का समूह क्या कहलाता है? सार्थ। सार्थ मतलब साथ होना, साथ होना मतलब समूह होना। और सार्थ का प्रधान कौन कहलाता था? जो सार्थ को वाहन करता था, जो नेतृत्व करता था, सार्थवाह। निगम जहां व्यापार संबंधी कार्य देखते थे, वहीं सार्थ जो था, जो सार्थवाह, सार्थ था जो व्यापारियों के समूह का प्रधान जो था, या व्यापारियों का समूह जो था सार्थ, तो वहीं सार्थ जो है सराय, अस्पताल और धर्मशाला आदि खोलने का काम करते थे। ठीक है, निगम जहां व्यापार से संबंधित कार्य देखते थे, मतलब कानूनी कार्य देखते थे, वहीं व्यापारियों का समूह अर्थात सार्थ जो है वो सराय बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे। ऑब्वियसली
व्यापारियों का समूह था, तो कंट्रीब्यूट करके बनवाते होंगे, ठीक है। और गुप्तकालीन बंदरगाहों में पश्चिम की तरफ भारत के जो बंदरगाह हैं वो भड़ूच, कैम्ब्रे 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 चौल और ब्राह्मण, है ना, और ब्राह्मण सभी पश्चिमी तट पर हैं। पूर्वी तट पर 2 बंदरगाह हैं, ताम्रलिपि और यहमशाला। यहमशाला शायद आया है, ताम्रलिपि तो पूछा ही गया है। यहमशाला और ताम्रलिपि दोनों पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो इस तरीके से गुप्त काल की कर व्यवस्था, उद्योग, व्यापार और भूमियों के प्रकार हो जाते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है, 2 कोडिंग से मैंने इसको सजाया है। भावो विदक कर अपसेट हो गई और उद्दंड भूत की बलि उसने वसूल की या शूल की। और क्षेत्र वास्तु से खिल प्रदा, क्षेत्र वास्तु से खिल गया, क्षेत्र वास्तु से खिल प्रदा। अपहृत गोचर हार, गुप्त काल में भूमि के होवे ये प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है। लास्ट लेक्चर है गुप्तकाल का, जिसमें गुप्तकालीन समाज और गुप्तकाल की प्रमुख रचनाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।